जैसा कि आपको विदित है, आज आप दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित और पशुपालन विभाग सोलन द्वारा आयोजित दुधारू पशुओं के रख रखाव के संवाद के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसमें हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आपके सवालों के जवाब देंगे। मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता, उप निदेशक पशुपालन सोलन, अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं और नव वर्ष की बधाई भी आपको देता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि आज इस संवाद के मौके पे मैंने उपायुक्त महोदय से निवेदन किया था और अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी उपायुक्त महोदय ने मेरा निवेदन, अपनी उपस्थिति यहाँ देने में सहमति जताई और आज हमारे बीच उपायुक्त महोदय उपस्थित हैं। आई थैंक यू वेरी मच सर फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। सर, विभाग की तरफ से छोटा सा साथियों, विभाग ने एक मार्गदर्शिका पुस्तिका जो है वो छाप के जारी की है, जिसमें कि विभाग की विभिन्न स्कीमों के बारे में है, आपके अधिकारों के बारे में है, आरटीआई के बारे में है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के बारे में है और पशुपालन के अन्य जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में है। ये छोटी सी एक पुस्तिका जो हमने किसानों के लिए जारी की है, आपको भी आज इसकी एक कॉपी दी जाएगी। मैं अब उपायुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पुस्तिका का वो अपने शुभ हाथों से विमोचन करें। सर, आज का जो ये सेशन आयोजित किया गया है, ये स्पेशली इसका सब्जेक्ट जो चूज़ किया है, ये विषय जो है दूरदर्शन ने चूज़ किया है, दुधारू पशुओं की देखभाल। तो आज हमारा सर 4 एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल यहाँ बैठेगा। ये अपनी अपनी फील्ड में, सर्जरी में, गायनेकोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में और मेडिसिन में एक्सपर्ट्स हैं। किसान पशुओं के रख रखाव के बारे में इनसे जो भी इनकी शंकाएं हैं, समस्याएं हैं, कठिनाइयां जो पशुपालन में इनको आ रही हैं, दुधारू पशुपालन के, उनके बारे में सवाल पूछेंगे और विशेषज्ञ जो हैं वो तदनुसार उसका उत्तर इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। मुख्य एम दूरदर्शन हो चाहे पशुपालन विभाग हो, सरकार का यही है कि दूध उत्पादन बढ़े, किसान खुशहाल हो और आमदनी किसान की बढ़े। मुख्य उद्देश्य जो है इन कार्यक्रमों के पीछे ऐसा ही रहता है। इससे पहले कि हमारे एक्सपर्ट पैनल पे बैठे और प्रॉपर कार्यक्रम शुरू हो, मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए, इनका प्रोत्साहन करने के लिए महोदय 2 शब्द जो है इनके लिए कहें। बड़ी खुशी की बात है कि आज दूरदर्शन के सौजन्य से हमारे ज़िला के किसान भाइयों के लिए ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुधारू पशु किसान के जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। केवल मात्र दूध के लिए नहीं, आप इनके अन्य उपयोग अगर थोड़ा गौर से फरमाएंगे, बेसिकली किसान का काम है खेती बाड़ी करना, ज़मीन से फसलें उगाना। फसलें उगाने के लिए जितनी इंपॉर्टेंस पशुओं की हमारे जीवन में है, मैं नहीं समझता कि किसी और चीज़ की इतनी आवश्यकता है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं स्वयं एक किसान बागवान हूँ और एप्पल की खेतीबाड़ी मेरे गांव में होती है।
तो मैंने वहाँ की ज़मीन टेस्ट करने के, अपनी मिट्टी टेस्ट करने के लिए नौनी यूनिवर्सिटी में दी। आज ही वहाँ के एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी, तो कहते साहब कि इसमें गोबर की बहुत कमी है। गोबर की कमी क्यों हो गई कि हम लोग बन गए नौकरीशुदा आदमी, घर में पशु पालना बंद कर दिया, कहाँ से आप गोबर लाओ, कहाँ से अच्छी खेती बाड़ी करो, तो इस तरह की समस्याएं जो है हमारे जीवन में आ गई हैं। इसलिए किसानों के पास पशु का होना अति आवश्यक है। जहां तक दूध उत्पादन का संबंध है, मैं आपसे ये जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि आज भारतवर्ष जो है दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दूध का, पूरी दुनिया में। आज विश्व में भारत ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। कैसे किया है? हम सभी किसानों ने मिलजुल के, पशु पाल के, डेयरी फार्म खोल के, जहां एक और ये आपको फसलों के लिए गोबर प्रदान करता है, आपको जो है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। आज नौकरी की कितनी दिक्कतें हैं, आज लोग जो है पढ़ लिख के दाएं बाएं भाग रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप अपने डेयरी घर में खोल लें, इस तरह की कोई एक्टिविटी कर लें जो कि नॉर्मल नौकरी की भाग दौड़ से अलग है, तो हम अपने जीवन को जो है सुखी बना सकते हैं। आज हमारे यहाँ जो है हम लोग गऊ की पूजा करते हैं, गाय को माता मानते हैं, लेकिन अभी किसान के दिल में भी जो है पता नहीं गाय के लिए क्यों इतनी कम जगह रह गई है कि जब तक तो वो दूध देती है तो हमारी माता है। जिस दिन वो दूध देना बंद कर देती है तो वो हमारे घर में जो है उसको रखना बिल्कुल बड़ा भारी पाप है कि जी मैं नहीं इसको रखूंगा, ये तो अब जो है दूध नहीं देती, किसी काम की नहीं, सड़कों में छोड़ देते हैं। आपके ध्यान में मैं ये बात लाना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने इस बात का बड़ा संज्ञान लिया है और हमें बार बार वहां से डायरेक्शन आती हैं। थोड़े दिनों में अभी हर एक गाय को, हर एक पशु को जो आपके किसान के पास है, उनको माइक्रोचिप लगा दिए जाएंगे और उसके बाद उस गाय का पूरा रिकॉर्ड उस माइक्रोचिप में होगा। कोई भी किसान गाय को कहीं अपने घर से बाहर छोड़ता है तो वो दूर दूर से पता चल जाएगा कि ये जो है राम सिंह की गाय है फलाने गांव का। उस पे जहां आपकी वो गाय आपको वापस कर दी जाएगी, आपके अगेंस्ट जो है कानूनी तौर पे एक्शन भी लिया जा सकता है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि कृपया आप उतने पशु रखें जितने आप पाल सकते हैं, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी देखभाल करें। जब एक बार गाय का दूध पी लिया, जब हम अपनी मां का दूध पीते हैं तो क्या जब मां बूढ़ी हो जाती है, जब हम बड़े जवान हो जाते हैं तो मां को फिर छोड़ देते हैं क्या? है उसी तरह से बैल की बात है कि जब तक तो हम खेती बाड़ी उसकी यूज करते हैं तो हमारा बैल भाई है, जिस दिन वो बूढ़ा हो गया, कुछ हो गया तो फिर नकारा हो गया, उसको फिर वो जो हम निकाल देते हैं। तो कृपया इस बात पे भी थोड़ा सा आप संज्ञान लें और मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, ना केवल आपसे, आपके माध्यम से सभी अन्य किसान भाइयों से भी, कि आप जो है इस बात का खास ख्याल रखें कि जब तक पशु आपके उपयोग का है या चाहे वो उसके बाद उपयोग नहीं आता है, गोबर वो जब तक मरा नहीं है तब तक देगा। ठीक बात है। तो इसलिए उसको गोबर के लिए तो आप रख सकते हैं, कम से कम इस बात का आप खास ख्याल रखें। मुझे आपने डॉक्टर साहब यहाँ आने का मौका दिया, किसान भाइयों से रूबरू होने का मौका लगा और मैं आपको इस प्रोग्राम के लिए अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब होगा और किसान भाई जो है यहाँ से काफ़ी कुछ ज्ञान लेके जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आपका परिचय हमारे जो विशेषज्ञ पैनल है उनसे करवाना चाहता हूं। मेरे दोनों ओर दो दो डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये चारों ही अपने अपने विषय में एक्सपर्ट हैं। मेरे इस ओर सबसे पहले बैठी हैं डॉक्टर मनीषा वर्मा, ये पशु चिकित्सा अधिकारी डोमहर में हैं और ये गायनाकोलॉजिस्ट हैं, गायनी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उसके बाद मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर विजय पाठक, ये हमारे जो सोलन का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय सोलन में है, जिसे हम पॉलीक्लिनिक के नाम से भी जानते हैं, उसमें इंचार्ज भी हैं, सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं और ये सर्जरी में विशेषज्ञ हैं। उसके बाद मेरे साथ डॉक्टर अंकुर गुप्ता बैठे हैं, ये मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं। और उसके आगे मेरे साथ डॉक्टर नितिन सहगल बैठे हुए हैं। डॉक्टर नितिन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, विषाणु रोगाणु जो हमारे सूक्ष्म कीटाणु जो रोग पैदा करते हैं, उनके अध्ययन और उनके निदान और उनके रोकथाम में इनको महारता हासिल है। अब प्रश्न उत्तर का सेशन जो है वो हम शुरू करेंगे। मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन रहेगा कि जो विषय है कृपया उसी पे सवाल करें। तो अब आपके बारी बारी सवाल
आएँ और हमारे विशेषज्ञ तैयार बैठे हैं जवाब देने के लिए। कृपया पहला सवाल करें। सर मैं 2006 से डेयरी का काम कर रहा हूँ जी, और हर नस्ल की गाय रखी है सर, हर नस्ल की गाय पे मैंने काम किया है, पर सर उनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है और जो इनकम है सर आउटपुट बहुत कम आ रही है सर। इसके बारे में कुछ नस्ल के बारे में बताया जाए सर हमें, कि कोई अच्छी नस्ल जिससे आउटपुट ज़्यादा है सर। हमारे पास जर्सी सिंधी को हम प्रमोट करते हैं कि गांव लेवल में ये गाय आपके लिए सबसे अच्छी है। लेकिन जब आपका प्रबंधन जो है कुशल होता है, प्रबंधन कुशल होने का मतलब यही है कि आप उसमें जो लग रही लागत है अपने अनुभवों से और कुछ ऐसी व्यवस्था बनाकर उसमें लागत कम करने की कोशिश करें, और अपने लिए जितना भी आपके पास दूध हो रहा है उसके लिए एक बहुत अच्छा बाजार ढूंढने की कोशिश करें। हाँ, शुरू में बड़ी दिक्कत आती है जब आप अकेले होकर ये कार्य करते हैं। जब सामूहिक तौर पे ये काम किया जाता है और आप अपने लिए एक अच्छी मार्केट ढूंढ लेते हैं जहाँ पे आपको जो दूध का प्राइस अच्छा मिलता है, तो सडनली आप एक लाभ की तरफ बढ़ते हैं। तो जहाँ तक गाय की नस्ल की बात है, तो हमेशा यहाँ पे हम यही कहते हैं कि वो जर्सी 50% जर्सी जो सिंधी का क्रॉस है या साहिवाल के साथ हो सकता है, या ज़्यादा आप 75-80% जर्सी ले जा सकते हैं। ठीक है जी। इससे ज़्यादा जो है एक्जॉटिक जर्म प्लाज्म जर्सी या होल्स्टीन का गांव के परिवेश में ज़रा उसके रखरखाव में आपको दिक्कत आएगी। इकोनॉमिस्ट ने डेयरी फार्मिंग को स्टडी करके इसके फ़ायदे नुकसान निकाल के खर्चे और इनपुट और आउटपुट जो आप बात कर रहे हैं वो करके एक निष्कर्ष निकाला है। अगर आप गाय पालन लाभ के लिए कर रहे हैं, कोई भी लाभ के लिए करेगा, अपने दूध पीने के लिए तो आजकल के ज़माने में कोई नहीं करता ना, वो दोनों काम होते हैं, अपना परिवार का दूध भी निकल जाए और थोड़ा सा उससे आमदनी भी हो। कोई भी गाय जो हर साल बच्चा नहीं देगी, पहली बात, और कोई भी गाय जो कम से कम 10 लीटर दूध नहीं देगी, आपको कमा के नहीं दे सकती। तो ये दो बातें आपने ख्याल रखनी है कि मैंने हर साल बच्चा लेना है गाय से, वो कैसे लेना है, उसके लिए हमारे अस्पताल और एक्सपर्ट बैठे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है ये संभव है। और दूसरा ये कि गाय की नस्ल, गाय ऐसी पाली जाए कम से कम 10 लीटर दूध जो है उसमें से निकले, तब भाई साहब आप उसका खर्चा भी निकाल पाएंगे और थोड़ी सी उसमें से आमदनी भी निकाल पाएंगे। साइंटिस्ट ने स्टडी किया हुआ है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। मेरे पास 5 गाय है, तो अक्सर देखा गया है ज़्यादा दूध देने वाली गाय जो है प्रेगनेंसी के टाइम वो लेट जाती है। उसका क्या कारण है? ये अपने प्रेगनेंसी के टाइम लेटती है या प्रेगनेंसी के बाद? जब गाय के पेट में बच्चा है तो बच्चे की जो कैल्शियम की जो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जितना उसको आवश्यकता है कैल्शियम की शरीर में, वो हम अगर पूरी ना कर पाए तो उससे गाय की जो हड्डियां हैं उससे कैल्शियम लेना शुरू करता है बच्चा, क्योंकि बच्चे का अपना विकास होना ही होना है। हमारे गांव में कई जगह भ्रांतियां ये भी है कि अगर गाय को हम ज़्यादा कैल्शियम खिलाएंगे तो बच्चा भारी हो जाएगा, जिससे कि उसको ब्याने में दिक्कत आती है। तो ऐसी ये सब भ्रांतियां हैं। अगर उसमें हम कैल्शियम खिलाएंगे उसको, तो गाय की हड्डियां कमज़ोर नहीं रहेंगी, उसमें कैल्शियम की मात्रा पूरी रहेगी और बच्चे को पूर्णतः कैल्शियम मिलेगा। अगर आपने कैल्शियम नहीं पिलाया है या कम पिलाया है तो उसमें ये दिक्कत आती है कि जब गाय ब्याने वाली होती है उससे पहले या ब्याने के बाद में गाय कैल्शियम की कम होने की वजह से उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, और उसकी जो सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की, वो पीछे टांगों की हड्डियाँ होती हैं, उससे सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है। जब पिछली टांगों में जान नहीं रहेगी तो गाय उठ नहीं पाती और बैठ जाती है। इसके लिए हम यही सलाह देते हैं कि उसमें कैल्शियम जब आपको ये पता लग जाता है दूसरे तीसरे महीने में कि आपकी जो गाय है उसने गर्भ धारण कर लिया है, उसके बाद कैल्शियम देना लगातार शुरू कर दें और अंत तक कैल्शियम दें। लास्ट में 1 महीने के लिए कैल्शियम रोकते हैं उसमें। वो पशु चिकित्सक की सलाह से आप रोकेंगे भी, कब रोकना है, कब शुरू करना है, कितने कैल्शियम देना है। वो हर गाय की प्रजाति, गाय के साइज़ के हिसाब से आपको डोज बताया जाता है कि इसको इतना कैल्शियम चाहिए। जब आप वो देते हैं तो आपको ये समस्या नहीं आएगी, जो गाय बैठ जाती है पहले या बाद में बैठती है, वो समस्या उससे नहीं आती। डीसी साहब ने एक सवाल किया है। डीसी साहब जानना चाहते हैं कि कैल्शियम किस शक्ल में दिया जाता है। कैल्शियम सर 2 फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है और एक पाउडर फॉर्म में आता है। पाउडर फॉर्म में जो आता है वो उसको मिनरल मिक्सचर कहते हैं, सभी किसान जानते हैं। ये रिकमेंडेड है कि 25 ग्राम मिनिमम डेली हर
गाय या पशु को वो डेली मिलना चाहिए। जैसे हमारे खाने में नमक हमें चाहिए, वैसे ही समझ लीजिए ये पशु के भोजन का नमक है। 25 ग्राम, चाहे गाय गाभिन है चाहे गाभिन नहीं है, छोटी है बड़ी है, बड़े बड़े एनिमल को 25 ग्राम डेली ये मिलना चाहिए। लेकिन सर जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो तब हम फिर और जब हाई यील्डिंग मिल्क में आ जाता है तब हम लिक्विड कैल्शियम जो है वो रिकमेंड करते हैं। मेरे पास 2 गाय, 1 भैंस जी, 7 बछड़ियाँ हैं जी। मेरा प्रश्न ये है जी भाई, हमारी गाय जब ब्याती है, बछड़ा देती है, हम उसका क्या करें? उसका इस्तेमाल बताया जाए हमारे। जहाँ तक वैसे मेल हमारे पास जो नर पशु आते हैं, है ना, उनको हम पहले तो काफ़ी ये खेती बाड़ी में यूज़ होते थे, लेकिन अब जो है खेती कृषि योग्य ज़मीनें सिकुड़ती जा रही हैं और इनकी ज़्यादा प्रयोग अब नहीं रहा है सर्टनली। पर सरकार ये चाहती है कि चाहे वो नर हो या मादा हो, जब आपने पशुपालन का एक कार्य किया है तो आप उसको अपने परिवार में, अपने बाड़े में ही रखें और उसका पालन पोषण करें। अगर आपको उचित बाजार में उसकी कीमत मिलती है तो आप बेच सकते हैं, पर ये कभी भी ना तो सरकार को या विभाग को मान्य है कि आप जो है उसको किसी तरह उसको छोड़ें या कहीं और किसी उस चीज़ के लिए उसको डिप्राइव करें, वंचित करें। ये आप ही की जिम्मेवारी है कि आप उसका पूरा पोषण करें और उसको रखें जी। मैं 40 साल से पशुपालन विभाग का पशुपालन जो कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी किस्म के पशु अपने मैंने तैयार किए हैं। मैंने 10,000 में एक गाय खरीदी थी पहले, उसी से मैंने आगे हॉस्टन बहुत अच्छी किस्म के तैयार किए हैं, और एक भैंस में लाया था मुरा नस्ल की। तो मैं इन बातों से सहमत हूँ कि हम दूध निकालने में काफ़ी कामयाब हुए। मेरे पास अभी 2 साल 3 महीने की एक बच्ची है जो कि पहली बार अभी सुई है। 24 लीटर उसने स्टार्टिंग में दूध दिया है, अभी मेरे पास है। तो हमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि हमारा जो खर्चा जो है बहुत अधिक आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें 3 साल हो गए हैं, हमारी फार्मासिस्ट में एक भी दवाई नहीं मिलती, किसान बहुत मारा जा रहा है। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जिम्मेदार को कम से कम कोई ऐसी सब्सिडी दो, कोई ऐसा कोई प्रावधान चले, किसान की कोई ऐसी कोई बनाए ताकि जो है किसानों को राहत मिले और दूध जो है वो अच्छी तरह से बिके और हमारा घर बार जो अच्छा चले। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि दुधारू पशुपालन करना और अच्छा दूध उत्पादन करना आज एक महंगा सौदा बन चुका है, और ये फैक्ट है कि किसान को दूध का सही मूल्य जो है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। समस्या दूध के मूल्य में मार्केटिंग की है। मार्केटिंग जो है दूध का वो पशुपालन विभाग द्वारा नहीं देखा जाता है। उसके लिए सरकार ने मिल्क फेडरेशन HP मिल्क फेड बनाई हुई है। वो 2 एक्सिस फार्मूले से दूध को क्रय करते हैं और रेट जो है वो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है एक तो, और दूसरा इसका पूरा मार्केटिंग का जो जिम्मा है वो मिल्क फेडरेशन सरकारी तौर पे मिल्क फेडरेशन करती है, मिल्क फेड करती है। मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि अच्छी चीज़ की कीमत हमेशा मार्केट में मिलती है। मेरा निवेदन रहेगा कि 4, 5, 6 लोग मिल के स्वयं मार्केटिंग करें। अगर स्वयं मार्केटिंग करें, बजाय एक आदमी दूध बेचे, गांव के 5 या 6 ही मिल के एक गाड़ी में वहाँ से दूध लाएं। प्योर मिल्क अगर आप बेचें तो कोई कारण नहीं है अगर प्योर मिल्क हम बेचें। पशुपालन तो सबका बराबर से ही खर्चा है ना जी। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो है बैलेंस्ड फीड मिले। हम ऑलरेडी जो है पे करके खरीदेंगे, परंतु 12 महीने एक ऐसा कोई डिपो हो, मेरा ये मतलब मानना था भाई जो है एक डिपो ऐसा खोला जाए, जैसे डिस्ट्रिक्ट सोलन में 2-3 डिपो हो, पंचायत उस पर क्या नाम ब्लॉक लेवल पे हो, ताकि वो किसान वहाँ से बैलेंस्ड फीड ले सके, बेशक चाहे हमें पे करना पड़े। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं आपकी बात जो है वो विभाग में पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। पशुओं के बारे में स्वास्थ्य संबंधी आप जो है, मेरा सुझाव है कि वो ज्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि जो पैनल यहाँ पे बैठा हुआ है वो डॉक्टर्स का पैनल है। स्वास्थ्य संबंधी अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे वो संभवतः यहाँ पे ज्यादा यूजफुल रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। DC साहब को
किसी ज़रूरी मीटिंग में जाना था, वो चले गए हैं, लेकिन कार्यक्रम जारी है। किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा अगला प्रश्न जो है वो करें। मेरा एक प्रश्न है, गऊओं के आजकल जो अब मस्से हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसका कोई सॉल्यूशन बताया जाए। मेरी गाय के बल्कि थन में अंदर की तरफ मस्सा हो गया है, जिससे थन बंद होने शुरू हो रहा है। जो आपकी ये एक आजकल आम समस्या है, जो थनों में मस्से होते हैं वो एक जीवाणु की वजह से होते हैं, और ये बीमारी लाग वाली बीमारी है। मतलब एक गाय से दूसरी गाय को, एक थन से दूसरे थन को ये होते हैं आपके हाथ के माध्यम से। जब भी आप गाय का दूध निकालते हैं, दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद गाय के थनों को अच्छे ढंग से साफ पानी से साफ करके सुखा के फिर आप दूध दूना शुरू करें, तो इस समस्या का निजात मिल सकता है। उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में इसके प्रतिरोधक टीके लगते हैं। इसके जब मस्से हो जाते हैं तो उसमें वो टीके लगाए जाते हैं, 3 इंजेक्शन लगते हैं, उसे मस्से निकल जाते हैं। अगर फिर भी इस मस्सों की समस्या का समाधान ना हो तो हम उसके लिए और कई तरह के इसमें इलाज हैं कि एक उसमें हम उन्हीं मस्सों को काट के उनसे एक दवाई बनाते हैं। ये हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब साथ में है, ये उसके सैंपल लेते हैं, उसकी दवाई बनाई जाती है। उस जो मस्से की दवाई बनती है उसी गाय को लगेगी, ताकि उस पर्टिकुलर मस्से के लिए दवाई बनती है उसमें, तो वो उसका इलाज हो जाता है। तो आपसे अनुरोध हमेशा ये रहेगा कि अगर आपके पास मान लीजिए 2-3 पशु हैं, तो एक गाय के किसी एक थन में मस्से हैं, तो पहले आप बाकी गायों का दूध निकालें, उस गाय के बाकी 3 थनों से दूध निकालें, जो मस्से वाला थन है उसको सबसे अंत में उसका दूध निकालें। इसी आगे से आगे मस्से फैलने जो है वो बंद हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरा निवेदन है, जैसा कि कई बार देखा गया है, हम नीचे से पशुओं को लाते हैं तो उनके साथ जो है कई किस्म की बीमारियां आ जाती है, और मैक्सिमम ये देखा गया है कि यहाँ पर जो हम नीचे से पशु लाते हैं वो यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कुछ एक पशुओं को छोड़कर शायद कुछ एक पशु जो हैं उसमें यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन कर जाते हैं, और कुछ पशु जो है वो यहाँ पर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या हमें यहाँ पर करना चाहिए, और हम 12मासी हरा घास ना भी अगर पशुओं को दे पाएँ, जो भी हमारे पास तो कुछ सूखा रुखा होता है, तो किस तरह से उस हरे घास को या उस फीड में हम पशुओं को दें जो हम उसको मेंटेन कर पाएँ, और ताकि जो है पशु हमारा ठीक दूध दे पाएँ। हरे चारे की समस्या से निजात पाने के लिए इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो हरा चारा है, जब आप जिस 3 महीनों में आपके पास हरा चारा उपलब्ध रहता है, उस टाइम उस हरे चारे को काट के उसका साइलेज यानी कि पशुओं का अचार बनता है, वो बना लिया जाए। उससे क्या होगा कि आपको पूरे 12 महीने के लिए वो आप साइलेज बना के रख लें, वो ख़राब नहीं होता है अगर आपने ढंग से बनाया हो। तो उसमें हम जो हरा चारा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, जब उस हरे चारे में नमी की मात्रा 60-70% के आसपास रहती है, उस टाइम हम उसको कटाई कर लेते हैं, घास की कटाई कर लेते हैं, उसके छोटे टुकड़ों में काट के उसका साइलेज बनाया जाता है। साइलेज बनाने के लिए हम एक 2-3 तरह से होता है, या हम एक गड्ढा, ज़मीन में एक गड्ढा बना सकते हैं, उसमें बना सकते हैं, या हम चिनाई करके दीवारें 3 तरफ की दीवारें खड़ी करके एक साइलो पिट बनाते हैं, साइलो पिट कहते हैं उसे, उसमें अंदर तरपाल लगा के जो ये बनाया जाता है, ये आपकी जो ज़मीन है उसका जो सबसे ऊंचे वाला क्षेत्र है, वहाँ पे हम ये प्रक्रिया करेंगे ताकि बारिश वगैरह का पानी उस गड्ढे में ना जाए। उसमें अंदर तरपाल लगा के घास को छोटे टुकड़ों में काट के डाला जाता है। 1 क्विंटल घास मान लेते हैं डालते हैं उसमें, तो 1 क्विंटल घास के ऊपर उसमें आप 25 किलो तक उसमें आप सीरा डालेंगे, और 1.5 किलो सीरा मतलब मोलासिस जिसको कहते हैं, और 1.5 किलो तक यूरिया का घोल, 1.5 किलो यूरिया पानी में घोल के वो उसका घोल उसमें परत दर परत बिछाया जाता है। जैसे 1 6 इंच की परत डाल दी आपने घास की, उसके ऊपर सीरा और उसका घोल डालेंगे यूरिया का, और उसको साथ में दबाते रहेंगे, साथ साथ दबाते रहेंगे उसको, एक के ऊपर एक परतें जब करते जाएंगे, तो जब आपका सतह का लेवल है, जो बिल्कुल ज़मीन का लेवल है, उससे कम से कम 1-1.5 मीटर ऊपर तक ले जाएंगे उसको आप। वो सारा करने के बाद तरपाल से उसको ढक देंगे, और उसके ऊपर से गोबर या मिट्टी से लिपाई कर देंगे, ताकि बाहर का वातावरण की वायु उसमें ना जा सके। उसको 45 से 60 दिन तक वैसे ही रखेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जो आपने 1.5 मीटर ऊपर रखा है वो धीरे धीरे बैठता जाएगा, वो अंदर वो उसका जो अचार बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उसको 45 से 60 दिन तक वैसे ही रखें। उसके बाद उसको अब आप निकाल के उसको आप खिलाते हैं, अगर आप एक पशु को दिन में आवश्यकता है 40 किलो तक आपने हरा चारा खिलाना है, जैसे हम कहते हैं,
अगर उस अचार को हम 6 किलो भी खिलाते हैं उस पशु को, तो उसकी पूरी मात्रा जो है, उसके पौष्टिक तत्व जो है वो 40 किलो हरे चारे के बराबर हो जाती है। तो उसको जब साइलेज को आप निकालते हैं, उसको पहले एक थोड़ी हवा लगा लेनी चाहिए। जैसे अभी देना है तो कम से कम 2 घंटे पहले उसको हम निकाल लेंगे, सैलो पिट से निकाल लेंगे, बाकी को वैसे ही ढक देंगे ताकि उसके अंदर उर्वरकता है, जो उसके अंदर जो गैसें बनती है वो उससे ना निकल जाएं। उसको 1-2 घंटे हवा लगा के फिर उसको खाने के लिए देंगे, तो उससे आपकी जो हरे चारे वाली समस्या जो आपने कही, उससे आपको निजात मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी गाय थोड़ी बड़ी गाय है, तो थोड़ा लंगड़ा के चलती है, मतलब उसको 6-7 साल हो गए दूध देते हुए, तो क्या उसके लिए कोई गिरने की या कोई चोट की नहीं, कोई ऐसा हिस्ट्री तो हो? कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब। जैसे वो सोती है तो थोड़ा वो लेट जाती है उस टाइम, जब वो अच्छा। बच्चा होता है उसके, तो अच्छा जी। तो उस टाइम उसको प्रॉब्लम आती है, तो इसकी वजह से हुआ होना या देखो, ये बगैर जांच के तो कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन सडनली हिस्ट्री का बड़ा रोल होता है इसमें कि अगर आपको लगा हो कई बार पशु जो है, क्योंकि हमारी शालाएं कुछ ऐसी होती है, क्या आपका फर्श जो है वो कोई ऐसा सीमेंटेड है और फिसलनदार है? ईंटें बिछाई हुई डॉक्टर साहब। ईंटें बिछाई। कई बार जैसे पशु सोता है, जब पीछे हमारे कुल्ले की जो मांसपेशियां हो बड़ी वो ढीली पड़ जाती हैं, तो उस वक्त बड़ी संभावना रहती है कि थोड़ा सा भी पशु का पाँव अगर इधर उधर हुआ तो वो, अगर ज्वाइंट, ये हम पूरा नहीं कहेंगे कि वो पूरा हिल गया होगा, लेकिन वो थोड़ा सा भी हिल जाता है तो पशु में वो लांग बनी रहती है। बाकी अगर और किसी हो सकता है किसी और भी कोई जोड़ में या किसी और हड्डी की वजह से या मांसपेशियों में कोई अट्रॉफी हो रही हो, उस वजह से दिक्कत आ रही हो, पर बगैर जांच के कह पाना मुश्किल होगा। तो मैं देखना चाहूँगा, अगर ऐसी समस्या है तो जरूर कुछ निदान जैसे करेंगे, उनको है ना? कोई भी संतुलित आहार वो बता दो डॉक्टर साहब, कितना कितना उनको देना होता है, कितने टाइम? किसी भी पशु की जरूरत उसके उत्पादन पे और उसके जो हमारा साइज है उस पे निर्भर करता है। अब थोड़ा हाँ, बड़ी गाय है डॉक्टर साहब, बड़ा उसकी- पशु है, बड़ी, हाँ। बड़ा पशु कितना दूध देने की क्षमता रखती है वो? 10 किलो तो है डॉक्टर साहब। 10 किलो दिन में? अच्छा जी। और सामान्य 3 क्विंटल का पशु है ना जी? तो देखो जी, ऐसे जैसे पशु के लिए हम ये कहते हैं कि हमारा जो मेंटेनेंस, जो राशन है, उसको जो आहार दिया जाता है, वो हम 3 भागों में बांटते हैं। एक हम कहते हैं कि जो एक नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए, जो उसको निर्वाह करने के लिए जो है राशन की जरूरत होती है, दूसरा उसका उत्पादन के लिए है, और तीसरा अगर कोई गर्भावस्था में आता है तो सडनली उसको गर्भावस्था में आपको अतिरिक्त राशन देना पड़ता है। ठीक है जी। तो ऐसा जैसा पशु जो तकरीबन 10 लीटर दूध देता है ना जी, और आप हमेशा इस ध्येय को लेके चलते हैं कि हमेशा आपके 12-13 महीने में बच्चा आ जाए, जैसा हमारे उपनिदेशक साहब ने भी कहा कि हमारा ध्येय होना चाहिए एक आइडियल डेयरी फार्मिंग के लिए, तो ऐसे जैसे पशु के लिए जी कम से कम आपका 4-5 किलो दाना साल में 365 दिन चलना चाहिए। अगर इस ध्येय को लेके चलेंगे कि इतना का हमारा इसका उत्पादन बना रहे और ऐसे पशु समय पे हीट में आए, तो कम से कम 5 किलो दाना, जैसे 2.5 किलो सुबह 2.5 किलो शाम देना चाहिए। इसके अलावा अच्छा हरा चारा हो और आपका पौष्टिक आहार हो तो उचित रहेगा, पर्याप्त रहेगा। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा, प्रति 3 किलो दूध उत्पादन पे 1 किलो फीड गाय में, और प्रति 2 किलो दूध उत्पादन पे 1 किलो फीड भैंस में। सर जी, मैं विभाग से एक ये मांग करना चाहूँगा कि हमें सिंधी नस्ल और साहिवाल नस्ल के टीके उपलब्ध करवाए जाएं। विभाग जो है वो पशु प्रजनन नीति जो है वो बना रहा है, ये फाइनल स्टेजेस में है। जैसे ही उसमें डेफिनेटली ये रखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो जो पशु प्रजनन नीति है सरकार की, हमारे विभाग की, वो ये है कि 50% रेड सिंधी रखा जाए और 50% जर्सी रखा जाए। अभी तक तो ये नीति है, लेकिन इस नीति में बदलाव आने वाला है। जैसे ही ये नीति आएगी, इस नीति के अनुसार टीके आएंगे तो वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। काम तो वही होगा, काम उसी ढंग से होगा, टीका उसी ढंग से आएगा और मिलेगा जो सरकार नीति बनाएगी। तो ये प्रजनन नीति फाइनल स्टेजेस में है, ये बहुत जल्दी जो है वो आएगी और किसान तक हम पहुंचाएंगे, और फिर उसी हिसाब से टीके जो है वो उपलब्ध होंगे। मेरी गाय रेड सिंधी है जी, वो थोड़ा दूध कम देती है, उसके बारे में थोड़ा सा एक हम हमेशा जहाँ भी शिविर लगाते हैं उसमें इस बात पे बड़ा जोर दिया जाता है कि जो आप पशुओं को खिलाते हैं, क्योंकि वही आपको दूध में आना है ना जी? ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या खिला रहे हैं। कहीं आपके जो फीड है उसकी कहीं क्वालिटी इतनी निम्न तो नहीं है कि पशु को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा रही है। तो ये निश्चित करना आपका बहुत ज़रूरी वो बनता है कि आप उसको देखें कि क्या वो वाकई उसमें, जब हम ये कहते हैं कि 50 किलो आपके पास दाना है, आपने बोरी ली है, तरीके से उसमें तकरीबन 13-15 किलो जो है उसमें खल होनी चाहिए, 1/3 तकरीबन खल होती है। तो आपको मोटे तौर पे उसमें पता चल जाता है कि क्या खल की मात्रा उतनी है उसमें। ठीक है जी। अगर उस मोटे तौर पे जानने का तरीका है,
है ना जी। अगर वो फीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप कितना उसको खिलाइए वो बात नहीं बनती है। प्लस हरा चारा की हम हमेशा बात करते हैं, है ना जी। अगर ऐसी दिक्कत है कि आपके तमाम प्रयासों के बाद भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है तो उसमें एक बार जांच करके देखेंगे, फिर आपको बताते हैं कि उसमें क्या कमी है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि गाय का गोबर और उसका खून, इन दोनों को टेस्ट, हमारा पॉलीक्लिनिक में सारी सुविधाएं हैं, उसको टेस्ट करवाओ आप। ये खून का सैंपल नमूना दे के, और ये इनसे बोलिए ये ले जाएंगे नमूना पॉलीक्लिनिक में, इसको और गोबर दोनों को टेस्ट करवाइए। और ये जो बुकलेट हमने आपको छोटी सी किताब दी है इसको ज़रूर पढ़िए। इसमें भी ज़रूरी नहीं होता है कि फीड आप बाज़ार से ही खरीदें। फीड जो है ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बाज़ार से खरीदें, आप घर पे भी बना सकते हैं। तो मोटा इसमें दिया है तरीका। मेरे ख्याल से एक बैलेंस फीड के लिए ना फिर वो बिगड़ जाता है। एक तरफ आप बाज़ार से भी लेके दे रहे हैं, फिर वो आप अपना भी डाल रहे हैं उसमें, वो बैलेंस बिगड़ जाता है फिर। तो एक चीज़ करिए, या तो खुद बनाइए या बाज़ार का दीजिए, बैलेंस मत बिगाड़िए। और इसका खून और गोबर दोनों टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे गाय जो है 45 दिन बाद हीट में आ जाती है, और इस बार भी 45 दिन बाद हीट में आई, पर मैंने उसको थोड़ा ब्यूल ज़्यादा दे दिया खाने को, उसको दस्त लग गए। और आज 4 महीने हो गए, 4 महीने से जो गाय वो हीट में नहीं आ पा रही है। उसको डीवर्मिंग भी करवा दी है, मिनरल मिक्सचर दे रहा हूँ, कैल्शियम भी, फीड भी, सब कुछ दे रहा हूँ सर, पर वो हीट में नहीं आ रही है। सबसे पहली बात है, जो आपकी जो गाय है जी, उसका जो हीट का साइकिल है जो आप बोल रहे हो 45, यानी एक हीट मिस करके आती है वो हीट में, एक हीट मिस कर हाँ, तो पहले उसका साइकिल थोड़ा मतलब नॉर्मल नहीं है। हाँ जी। मतलब ऐसे तो हम नॉर्मल ही है, क्योंकि एक हीट छोड़ रही है 44 डेज पे आ रही है, हाँ जी। पर जो बीच में एक हीट छोड़ रही है ये मतलब नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, ये फर्स्ट चांस हुआ मैडम, फर्स्ट चांस हुआ। तीसरी पर बार। ऐसा भी होता है कि जब एनिमल की एज बढ़ रही होती है तो उसमें थोड़ा साइकिल जो ही होता है ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है ना। ऊपर से उसकी एक फीड की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, उसमें जो हम बोलते हैं लवण मिश्रण। एक बात हमेशा ख्याल में रखिए कि कैल्शियम अलग चीज़ है जो हम दूध बढ़ाने के लिए देते हैं। कई बार आप जैसे बाजार से अगर आपको स्टैंडर्ड लेते हैं कि दूध बढ़ाने के लिए, उसमें 3-4 चीज़ें होती है, कैल्शियम, फास्फोरस या विटामिन डी। ये दूध बढ़ाने के लिए है, ये प्रजनन के लिए नहीं होती है। जो प्रजनन संबंधी जो पाउडर्स होते हैं, अगर कभी आप लोगे बाजार से तो उसमें 15-16 इंग्रेडिएंट होते हैं पीछे, कैल्शियम, फास्फोरस, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, आयोडीन। तो ये सब कुछ उसको हीट में सही लाने के लिए वो सब चीज़ों की जरूरत होती है। कई बार हम कैल्शियम खिला देते हैं, हमें लगता है कि ये तो अब हीट में भी आनी चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, पर ये थोड़ा इसमें मतलब थोड़ा देख के आप लें। दूसरी बात, इसमें थोड़ा सीज़न का भी फ़र्क होता है, थोड़ा आप जो खिला रहे हो उसका भी फ़र्क होता है। तो एक उम्र के साथ अगर आपकी गाय स्टार्टिंग के साइकिल उसकी लाइफ के अच्छे आए हों कि भाई हमारी किस दिन पे टिक रही थी, ज़रूरी नहीं ज़िंदगी भर ऐसी उस पर रहे, पैटर्न पे रहे। और अगर आप ब्यूल की बात कर रहे हो, ब्यूल हीट लाता है। हम ब्यूल बेसिकली एक अच्छी घास मानते हैं। प्रजनन संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती है कि हीट में नहीं आ रही है, तो ब्यूल से हो सकता है उसका जो आप हाजमा बोल रहे हो वो ज़रूर प्रॉब्लम हुआ होगा, बट ब्यूल से उसकी जो मतलब उसका हीट से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि उसकी वजह से हीट आनी बंद हो गई है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी थोड़ा सीज़न का भी फ़र्क हो जाता है, थोड़ा हो सकता है आप थोड़ा डाइट का भी फ़र्क हो रहा हो थोड़ा उसमें, बिकॉज ये डिजीज़ चल रही थी क्योंकि उसको दस्त लग गए थे। तो कहीं ना कहीं जब भी शरीर में जानवर के कोई ऐसी डिजीज़ होती है, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो प्रजनन संबंधी चीज़ों पर ही होता है। तो बेसिकली आप उसकी डाइट ठीक रखिए, और एक लवण मिश्रण जो हम बता रहे हैं आपको, वह आप मुझसे लिखवा भी सकते हैं इसके बाद, वो आप खिलाइए। आपको जो हम बताएंगे स्टैंडर्ड, और वो लवण मिश्रण उसको खिला के अगर आप 1 महीना या 2 महीना आप खिलाएंगे तो वो नॉर्मल अपने साइकिल्स में आना शुरू हो जाएगी। तब आप उसकी जांच करवा के टीका लगवा सकते हैं। अगला प्रश्न। FMD, HSBQ, एंथ्रेक्स वगैरह के लिए टीके कब करने चाहिए और किस अवस्था में करने चाहिए? ये जो भी बीमारियों के नाम आपने लिए, सभी संक्रामक बीमारियां हैं। ये कुछ बीमारियां जीवाणुओं से होती हैं, कुछ विषाणुओं से होती हैं। इन बीमारियों से हम अपने पशुओं को बचा सकते हैं समय पर रोग निरोधक टीकाकरण से। जो मुंह खुर की बीमारी है, इसका टीका जब आपका पशु 2 महीने का होता है उसके बाद किया जाता है, और साल में 2 बारी होता है। सोलन ज़िले में ये टीका हम 1 माह सितंबर में करते हैं एक बारी, और एक बारी 6 महीने बाद माह फरवरी में करते हैं। एक बारी बरसात शुरू होने से पहले और एक बारी सर्दियां शुरू होने से पहले। जो मुंह खुर का मैंने बता दिया, जो गलघोंटू और लंगड़ा बुखार है, ये जीवाणु जनित बीमारियां हैं।
इनका टीका साल में एक बार ही किया जाता है। ये भी पशुओं में जब पशु आपके 2 महीने से ऊपर हो जाएं तब किया जाता है, बरसात शुरू होने से पहले। ये सभी टीके विभाग की तरफ से निःशुल्क कराए जाते हैं और आप सबसे अनुरोध है कि सभी पशुओं में ये रोग निरोधक टीकाकरण ज़रूर करवाएं। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ, गाय को जब टीका लगता है तो उसके 2 दिन भी वो हीट पे रहती है और कई बार ऐसा होता है जैसे टीका लगाने के बाद वो फिर उससे ब्लीडिंग आ जाती है, तो इसका क्या कारण है? मैक्सिमम जो केसेस होते हैं, इन केसेस में इन्फेक्शन होता है। उस केसेस में कई बार हीट लंबी जाती है मैक्सिमम। पर कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिसमें हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि एक अंडे का टाइम होता है फूटने का और एक एआई जो हम करते हैं कृत्रिम, तो उनका मैच होना चाहिए पर वो मैच नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल हार्मोन लगाना पड़ता है और स्पेशल हार्मोन लगा के जब हम टीका करते हैं तो वो जो उसकी हीट छोटी हो जाती है और जो हमारा टाइम होता है वो मैच कर जाता है और अंदर गर्भ ठहर जाता है। तो पहली समस्या ये है, तो पहले आप उसका डोरा चेक कराएं, इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो जो स्पेशल मैं आपको बता रही थी हीट छोटे करने का टीका, वो उसको लगवा सकते हैं। जो आपकी दूसरी प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हो, खून बेसिकली दूसरे तीसरे दिन फेंकता होगा एनिमल, है ना आपका पशु, तो ये मैक्सिमम तो जानवर फेंकते हैं, वो टिक भी जाते हैं, पर जो ना फेंके उनमें एक वो भी हार्मोन की प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी गाय में समस्या है, आपने ये जो भी आता है टीका करने वाला उसको बताना है। वो टीका करने के 3रे या 5वें दिन उसको एक स्पेशल हार्मोन जो हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, वो लगाएगा, तो उससे आपका जो जानवर है वो टिक जाएगा। ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, तो इसका हार्मोनल इलाज है। प्रश्न और पूछना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। मेरे पास एक होस्टन गाय है और वो 20 से 25 लीटर दूध देती है। हाँ। तो इससे पहले 6 से 7 बार सो चुकी है। हाँ। अब की बार उसे थोड़ा सा ऐसा हो गया जैसे टीका 2-3 बार ही लगा दिया पर वो टिक नहीं रही। उसमें मोस्ट जो सबसे मैक्सिमम कारण जो मेरा एक्सपीरियंस है एचएफ में, वो इन्फेक्शन ही होता है। इससे पहले जब भी टीका लगता था वो 13 से 14 महीने में कभी भी हो सकती है, साल में दो बार हाँ, सूज जाती। हाँ, इन्फेक्शन का ऐसा होता है, इन्फेक्शन का कोई ऐसा कारण नहीं होता है स्पेसिफिकली, ये कैसे भी हो सकता है। कई बार ब्याने के बाद अंदर सफाई होती है बच्चादानी में, तो उम्र के साथ एज की वजह से तो नहीं, जैसे हो सकता है, बढ़ रही है हाँ, उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार जब जानवर ब्याता है, आपको पता है कुछ दिन गंध चलता है उसका, वैसे जानवर खुद ब खुद ही उसमें अंदर कुछ प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि सफाई खुद ब खुद होती है। बट कुछ केसेस में, खासकर एचएफ्स में ये देखा गया है, और बढ़ती उम्र भी कारण होता है, वो सफाई ठीक से नहीं हो पाती और थोड़ी बहुत इन्फेक्शन रह जाती है। इसमें कोई वो नहीं है। अगर एनिमल का साइकिल ठीक है, 21 दिन बाद बोल रही है और खून नहीं फेंकती है, हीट भी ठीक है, तो ये कारण हो सकता है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप एक बार डोरे की ज़रूर जांच करवाएं कि बिल्कुल पानी की तरह सफ़ेद हो, उसमें मैल ना हो। मैं इससे पहले कि कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, मैं 2-4 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा, 2-4 बातें आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, मुख्य समस्या देखा गया है हमारे गाँव में पशुओं में, जी गाय गर्मी नहीं करती एक, और दूसरी समस्या जी गाय बार बार टीका लेती है, 5 टीके लगा लिए, 10 टीके लगा लिए। ये अध्ययन किया है, साइंसदानों ने अध्ययन किया है, 70% कारण इन दोनों समस्याओं का आपके पशु के खान पान से जुड़ा है। अगर आप अपने पशु को जो हमने बताया उतनी फीड, उतना हरा चारा, उतना सूखा चारा, उतना पानी, उतना मिनरल मिक्सचर रोज का, इसके साथ पेट में साल में 2 या 3 बार पेट के कीड़ों की दवाई, और जिस्म के ऊपर कीड़े ना पड़ें, चिच्चड़ पिस्सू जिसको हम कहते हैं वो ना पड़ें, उसको रहने के लिए एक अच्छी गौशाला, जैसे अपना घर अच्छा बनाते हैं वैसे एक अच्छी आरामदेह गौशाला, अगर ये चीज़ें हम पशु को उपलब्ध करवाएं तो 70% आपको डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है। पशु अपने आप हीट में आता है, अपने आप बच्चा देता है, हर साल बच्चा दे सकता है। हाँ, 30% ऐसा हो सकता है, 100 में से 30 बार ऐसा हो सकता है कि आप को डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत पड़े। तो एक तो ये खान पान बड़ा ज़रूरी है, और दूसरा मेरा निवेदन आपसे रहेगा खान पान में सुधार करिए, और दूसरा आप पेट के कीड़ों की दवाई की तरफ ध्यान दीजिए।
मिनरल मिक्सचर रोज दीजिए, और जिस्म पे कीड़े जो चिचड़ वगैरह हैं ये ना पड़ने दीजिए। इसमें होता ये है, ज़्यादातर भूल हम कहाँ कर जाते हैं कि पशु के ऊपर तो छिड़काव कर दिया, लेकिन जो पशुशाला है उसमें छिड़काव नहीं करते, या उसकी दीवारें कच्ची होती हैं, उनकी दरारों में वो कीड़े छुप जाते हैं, रह जाते हैं, वो दरारें बंद करनी पड़ती हैं, और पशुशाला में भी छिड़काव करना पड़ता है। घास और पानी और पशु को बाहर निकाल के पशुशाला में भी दवाई का छिड़काव करना पड़ता है, तब जाके ये समस्या काबू में आती है। तो अगर ये 3-4 चीज़ें हम करें ना जी, अच्छी डाइट, अच्छा खाना, बैलेंस्ड खाना, रोज उसको मिनरल मिक्सचर, पेट के कीड़ों की दवाई, जिस्म के कीड़ों की दवाई जब जब पड़े, तो कोई कारण नहीं है कि हमारा दूध उत्पादन ना बढ़े और पशुपालन में हमें समस्याएं आएँ। 70% आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है डॉक्टर की, अगर आप इन चीज़ों को ठीक करते हैं। एक और बड़ी चीज़ जो है, जो आपने डिस्कस नहीं की, ना आपने पूछा, वो और जो हमारे पशुपालन को पीछे ले जा रही है, प्रगति करने के बजाय पीछे ले जा रही है, वो है हमारे अंधविश्वास। जैसे हम और चीज़ों में अंधविश्वास करते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई जी अब नहीं जाना, वैसे हम हमारे पशुपालन में भी अंधविश्वास है। किसान भाई हंस रहे हैं, लेकिन ये सच्ची बात है, हमने देखा हुआ है इस चीज़ को। पहला अंधविश्वास, गाभिन गाय को फीड खिलाने से बच्चा बड़ा हो जाता है जी और ब्याहते समय फंस जाता है, ये एक अंधविश्वास है। फीड ना देने से उल्ट होता है, आप फीड नहीं देंगे, गाय और बच्चा दोनों कमज़ोर होगी, और बच्चा बाहर आएगा कैसे जब वो कमज़ोर होगा, और गाय बैठ जाएगी। तो ये कभी भी फीड बंद नहीं करना है, बच्चा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ईश्वर ने हर चीज़ का साइज निश्चित बनाया है, वो उतना ही बड़ा बनेगा। एक ये अंधविश्वास है। दूसरा ये फीड में जी आटा मिला दो, फीड में फीड ये कुछ और मिला दो, फीड में ये वाली चीज़ मिला दो तो और अच्छी हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी फीड। ये भी हमारा एक अंधविश्वास है, गलत विश्वास है। तीसरा अंधविश्वास हमारे गांव में जो है वो जी, जब तक जेर नहीं गिरी तब तक गाय को नहीं दुएंगे हम, ये है। आप मानते हैं ना माता जी इस बात को? ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। आप जितनी जल्दी ब्याने के बाद उसको दुएंगे, गाय के शरीर में ऐसे हार्मोन उत्पन्न होते हैं दूध निकालने से, जो कि उस जेर को बाहर निकालने में मदद करते हैं। आप जितनी जल्दी दूध निकालेंगे उतनी जल्दी जेर आएगी। अगर आप जेर का इंतज़ार करेंगे, दो नुकसान होंगे उससे। एक तो जेर अंदर सड़ना शुरू हो जाएगी, दूसरा दूध नहीं निकालेंगे तो वो थन खराब करना शुरू कर देगा, उल को खराब करना शुरू कर देगा। तीसरा, जो कि आपको आम सलाह दी जाती है हमारे कार्यक्रमों, हमारे गोष्ठियों, हमारे प्रोग्रामों में, कि बच्चे को माँ का दूध एकदम दीजिए। पहला दूध बच्चे को माँ का एकदम दीजिए, वो उसे कई बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। जब जेर नहीं गिरेगी, आप गाय को दुएंगे ही नहीं, तो आप बच्चे को दूध कहाँ से देंगे? आप बच्चे को भूखा मार देंगे। कई बच्चों में मृत्यु दर इसीलिए हो जाती है कि आप वो बच्चे को दूध ही नहीं देते हैं, या 12 घंटे तक आपने जेर ही नहीं निकली तो इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ईंट बांध रहा है, कोई जूता बांध रहा है उसके साथ, या इंतज़ार कर रहे हैं। तो जेर गिराने के लिए गाय को एकदम दूना जो है वो बहुत आवश्यक है। उसके 2-3 नुकसान मैंने आपको बता दिए और फायदे हैं उसके उल्टा। एकदम दुइए और एकदम दूध जो है वो बच्चे को पिलाइए। एक और जी अंधविश्वास है हमारे गांव में कि ब्याने के 22 दिन तक दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? करते हैं माता जी? 11। आपने मात्रा कम कर दी कहीं 22 है जी, कहीं 11 है। मैं आपको सच्ची स्थिति बता दूं, ये भी एक वहम है। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा। जी जी जी। जो ये दूध हम निकालते हैं पहले दिन से, वो गाय को पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए? दूध जो है जी वो गाय की डाइट नहीं है। गाय की डाइट जो है वो हमने आपको बता दी, दाना या फीड जिसे आप कहते हैं, हरा चारा, सूखा चारा, पानी, मिनरल मिक्सचर। जो 5 दिन तक दूध होता है उसको हम 5 दिन तक जो दूध होता है वो बछड़े को पिलाना होता है। उसकी मात्रा जो है वो एक निश्चित मात्रा में पिलाना है। वो आप अपने कंसर्न डॉक्टर से पूछ लीजिए। मान लीजिए गाय ने दे दिया 5 लीटर, आपने बछड़े को 5 नहीं पिलाना है, वो वो उसको समस्या उत्पन्न कर देगा। तो ये 5 दिन के बाद जो है दूध का इस्तेमाल, 5 दिन के बाद दूध को वेस्ट मत करिए, एक उसका इस्तेमाल कीजिए, ये वहम है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका यहां आने पर स्वागत और धन्यवाद करता हूं, और अपने विशेषज्ञों का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आपके प्रश्नों का बड़ी धैर्यता से सुना और उसके समुचित जवाब देने की कोशिश की। मुझे आशा है कि आज की इस गोष्ठी से, इस वार्तालाप से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे, और इसका हमारे पशुपालन पे ज़रूर असर पड़ेगा और हमें ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।